नमस्कार मित्रों, मैं राजपाल गोस्वामी आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देखिए मित्रों, आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी का ऊष्मा बजट। तो पृथ्वी का ऊष्मा बजट है क्या और किस प्रकार पृथ्वी में ऊष्मा का एक संतुलन बना रहता है, उनका हम विस्तार से वर्णन करेंगे। उससे पहले हम सूर्य ताप क्या है और सूर्य ताप के बारे में भी थोड़ा सा हल्का, क्योंकि इसमें से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हालांकि इसका डिटेल में बाद में अपने एक दिन विस्तार से देंगे। सूर्य ताप क्या है, यानी सूर्य ताप सूर्य से जो प्राप्त होने वाले जो पृथ्वी की जो ऊष्मा है, जो लघु तरंगों के रूप में मुख्य रूप से क्या है प्राप्त होती है, उसको सूर्य ताप के नाम से जाना जाता है। सूर्य ताप है वो मुख्य रूप से पृथ्वी को 1/2 अरबवा भाग ही मुख्य रूप से क्या है प्राप्त हो पाता है। जो हमारा सूर्य है, सूर्य का जो बाह्य भाग, जो चमकीला भाग है, उसको हम कोरोना के नाम से कहते हैं, नाम से जाना जाता है। और ये वर्तमान में जो फैली हुई बीमारी कोरोना है, ये कोरोना यानी इस तरीके से ऊष्मा बाह्य स्तर पर क्या होता है, ऊष्मा का संचार है वो प्रमुख रूप से होता है। और इसके बाह्य जो भाग है उसको हम क्या कहते हैं, फोटोस्फीयर के नाम से जाना जाता है। और फोटोस्फीयर से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है उसको हम फोटोन के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार क्या है, यानी इसका बाह्य स्तर का तापमान लगभग क्या है 5800 डिग्री सेंटीग्रेड है, और बीच में तो बहुत ज्यादा है। और इसमें ऊर्जा का जो प्रधान स्रोत है वो क्या है, हाइड्रोजन का हीलियम के अंदर रूपांतरण और हीलियम के अंदर संलयन की क्रिया होती है, उसमें अथाह ऊष्मा का यानी मात्रा प्राप्त हो पाती है। तो इतनी कम मात्रा ही पृथ्वी को मुख्य रूप से क्या है यानी प्रकाशमान रखती है। तो हमारा जो ये सूर्य है, इस सूर्य पृथ्वी से 5.2 करोड़ वर्ग किलोमीटर दूर है। और पृथ्वी पर यदि हम बात करते हैं सौर स्थिरांक की, तो पृथ्वी पर प्रति इकाई वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्र में सूर्य से जो प्राप्त होने वाली जो ऊर्जा है, ऊष्मा है, उसको हम क्या कहते हैं भाई, सौर स्थिरांक के नाम से जाना जाता है। और वो मात्रा होती है 2 लैंजली या 2 कैलोरी प्रति सेकंड के अंदर, उसको हम क्या है अंकन है करते हैं। तो इस प्रकार यदि हम देखें तो सूर्य की मात्रा पृथ्वी पर 8.20 सेकंड 8 मिनट 20 सेकंड में मुख्य रूप से क्या है पहुंच पाती है, जिसकी गति 1,86,000 मील प्रति सेकंड की गति से मुख्य रूप से यानी इनकी गतिमान होती है। तो इस प्रकार मित्रों अब हम देखेंगे पृथ्वी का ऊष्मा बजट। ऊष्मा बजट से तात्पर्य क्या है, जिस प्रकार हमारे परिवार घरों के अंदर क्या होता है, यानी मुख्य रूप से एक यानी आय और व्यय का एक बजट होता है, एक संतुलन होता है, उसी प्रकार हमारी पृथ्वी है सूर्य से जो ऊष्मा प्राप्त करती है, ऊष्मा के संदर्भ में जो यानी एक संतुलन होता है, उसको हम क्या है यानी ऊष्मा बजट के नाम से जाना जाता है। और ऊष्मा बजट मुख्य रूप से क्या है, यदि कम हो जाएगा तो यानी पृथ्वी शीतल हो जाने लग जाएगी, जिस पर क्या है मानव और पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा, जीव जंतुओं पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा। ज्यादा यदि ऊष्मा प्राप्त हो जाएगी तो यानी वायुमंडल में वाष्प की मात्रा कम हो जाएगी, मौसम में और जलवायु परिवर्तन जैसी घटनाएं प्रमुख रूप से क्या है देखने को मिलेगी। तो देखिए हम आज देखते हैं यानी पृथ्वी पर ऊष्मा का बजट। मान लीजिए हमारा ये सूर्य है और सूर्य से जो प्राप्त होने वाली जो ऊष्मा है, जो 1/2 अरबवा भाग पृथ्वी को प्राप्त होता है, वो हमने माना है 100 इकाई या 100 यूनिट के अंदर आता है। और 100 यूनिट के अंदर पृथ्वी यानी सूर्य से चलना प्रारंभ होता है, और हमारी ऊपरी भाग होता है अंतरिक्ष, जो लगभग 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक है यानी ऊपर पाया जाता है। तो अंतरिक्ष पर सूर्य की किरणें जब टकराती है तो वहां पर 6 जो यूनिट है वो क्या होता है वहां से परावर्तित कर दी जाती है। तो इस प्रकार यानी इन 6 यूनिटों का यानी इसके अंदर यहाँ नष्ट हो जाती है, 94 यूनिट बचती है। फिर सूर्य की किरणें एकदम नीचे आती है तो बादलों के ऊपरी भाग से टकराती है, और टकराने के कारण वहां क्योंकि ऊपरी भाग बर्फ होती है बादलों में, तो यहाँ से टकराने के बाद 27 इकाइयां है वो मुख्य रूप से क्या है वापस अंतरिक्ष में लौटा दी जाती है। तो इसका भी वायुमंडल के गर्म करने में कोई योगदान है वो नहीं रहता।
इसके बाद फिर आती है अपने क्या है, यानी 2% इकाइयां हमारे जो पर्वतों की हिमटोपियां होती है वहां से लौटा दी जाती है। तो इस प्रकार यानी 6 और 27 और 2 ये 35 जो इकाइयां होती है, इसको पृथ्वी के गर्म करने में इसका किसी प्रकार है वो योगदान नहीं रहता, और इसी को ही क्या कहा जाता है, पृथ्वी का एल्बिडो के नाम से जाना जाता है। इसके बाद यदि हम देखते हैं कि यानी जब वायुमंडल के अंदर जो जलवाष्प होती है, गैसें होती है, जो धूल के कण होते हैं, वो 14% यानी मुख्य रूप से क्या है, सूर्य की किरणों का अवशोषण करते हैं। तो इस प्रकार यदि हम देखते हैं 67 में से 14 यानी जाने के बाद 53 और 2 ये यानी 51 यूनिट ही पृथ्वी पर पहुंच पाती है, और बाकी जो मुख्य रूप से 14% वायुमंडल में रहती है और 35% है वो वापस अंतरिक्ष के अंदर लौटा दी जाती है। सूर्य से ये प्राप्त ऊष्मा है, उस पे ग्रहण करने के बाद रात्रि को यानी उसमें विकिरण होता है और दीर्घ तरंगों के रूप में यानी ये वापस लौटाती है। कैसे देखिए, यानी क्या होता है, यानी 17% जो मुख्य रूप से जो दीर्घ यानी तरंग है विकिरण के द्वारा क्या सीधे मुख्य रूप से अंतरिक्ष में लौटा दी जाती है। ये सीधे कैसे, यानी विकिरण खिड़की क्या होती है भाई, एक तो क्या अपने ध्रुवीय क्षेत्र के अंदर बर्फ होती है, और वहां पर क्या होता है, न तो किसी प्रकार के जलवाष्प की मात्रा होती है, धूल के कण भी वहां बहुत ही कम होते हैं। तीसरा यदि हम देखते हैं तो वहां वायु भी विरल होती है, जिसके कारण कुछ मात्रा तो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव यानी ये प्रथम विकिरण खिड़की होगी, जिसके माध्यम से क्या है, यानी अंतरिक्ष के अंदर यानी वो 17% जो ये इकाइयां है लौटा दी जाती है। दूसरी इकाई की यदि हम बात करते हैं तो पर्वतीय क्षेत्र के अंदर जो हिमटोपियां होती है, ऊंचे पर्वतीय की शिखर चोटियां होती है, उसके ऊपर भी क्या है, जलवाष्प की मात्रा, गैसों की विरलता, धूलकण वहां होते नहीं है, तो उन विकिरण खिड़कियों के माध्यम से निकल जाती है। तीसरी यदि विकिरण खिड़की की यदि हम बात करते हैं तो इसके अंदर आता है मरुस्थलीय क्षेत्र, यानी शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र। ये मरुस्थलीय क्षेत्र होते हैं, इसमें क्या होता है कि वहां जलवाष्प की मात्रा बहुत ही कम होती है, धूलकण दिन में होते हैं, रात में वो शांत हो जाते हैं, और वायु के अंदर भी विरलता होती है। तो तीसरी विकिरण खिड़की होती है मरुस्थलीय क्षेत्र, जिसमें आपका थार का, गोबी का, यानी वो सारे जो मरुस्थलीय क्षेत्र है, ये 3 क्षेत्र हैं। विकिरण खिड़की माध्यम से 17 इकाइयां सीधे अंतरिक्ष के अंदर प्रमुख रूप से क्या है, लौटा दी जाती है। इसके बाद यानी जो 51 यूनिट बची थी, 17 लौटा दी, 34 इकाइयां बचती है। 34 इकाइयों को फिर क्या होता है, 9 इकाइयों को संवहन क्रिया के द्वारा मुख्य रूप से क्या है, 19 को संघन की गुप्त ऊष्मा के द्वारा, और 6% वायुमंडल के द्वारा, यानी 34 इकाइयों को वायुमंडल के माध्यम से क्या अंतरिक्ष को लौटा दी जाती है। तो इस प्रकार क्या है, यानी 14 ये होगी, और मुख्य रूप से 51 यानी 65 इकाइयां हमारे पृथ्वी को यानी वायुमंडल को पृथ्वी को प्राप्त हुई, और उनको फिर क्या है, वो वापस लौटा दी जाती है। तो इस प्रकार क्या है, पृथ्वी के अंदर यानी ऊष्मा का एक संतुलन है बना रहता है। यदि कई बार इसमें असंतुलन होता है तो क्या होता है, यानी जैसे ग्रीन हाउस गैसों की वजह से ग्लोबल वार्मिंग, वैश्विक जलवायु परिवर्तन जैसी कई परिघटनाएं प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। इसको मैंने एक चार्ट बनाया, उस चार्ट के माध्यम से थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करेंगे। यानी ऊष्मा पृथ्वी से मिलते में 100 इकाई के रूप में माना, जिसमें से 35 इकाइयां हैं, जिसमें से 6% अपने अंतरिक्ष के माध्यम से लौटा दी जाती है, 27% बादलों के द्वारा परावर्तित होती है, और 2% जो पृथ्वी के ऊंचे पर्वतीय क्षेत्र वहां से लौटा दी जाती है। इन 35 इकाइयों का पृथ्वी को गर्म करने में कोई योगदान नहीं होता। इनको क्या कहा जाता है, पृथ्वी का एल्बिडो के नाम से जाना जाता है। बाकी जो 65 इकाइयां हैं पृथ्वी को मुख्य रूप से क्या है, यानी ये इकाइयों में से 14 तो अपने वायुमंडल के अंदर यानी जलवाष्प गैसों और धूलकणों द्वारा यानी वायुमंडल के अंदर रख लिया जाता है। बाकी जो 51 इकाइयां हैं पृथ्वी के द्वारा अवशोषित किया जाता है, और फिर क्या है, उनका परावर्तन किया जाता है। जैसे 17 यूनिट सीधे अंतरिक्ष द्वारा विकिरण खिड़कियों के माध्यम से क्या है, अंतरिक्ष को भेज दी जाती है।
जो 34 इकाइयां हैं वो मुख्य रूप से क्या है, सैवेन संघनन की गुप्त उष्मा वायुमंडल के द्वारा उनको क्या है, अंतरिक्ष में लौटा दी जाती है। इस प्रकार क्या है, पृथ्वी के अंदर उष्मा का एक संतुलन है वो बना रहता है। इसी को ही हम क्या है, पृथ्वी का उष्मा बजट के नाम से जाना जाता है। तो मित्रों इसके अंदर यानी 5-4 प्रश्न बनते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होते हैं। वे एक तो पूछा जाता है कि वो सूर्य से प्राप्त होने वाली जो मुख्य रूप से क्या है, यानी प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करने में कितने % यानी इकाइयों का योगदान होता है, या हिम टोपियों से कितने % परावर्तित होती है, 2%, विकिरण खिड़कियों के माध्यम से कितने % प्राप्त होती है, 17%, और यदि बादलों के द्वारा कितना % परावर्तन होता है, या यानी वायुमंडल के अंदर यानी सैवेन और संघनन या गुप्त उष्मा के द्वारा कितना % परावर्तन है मुख्य रूप से क्या है होता है। तो ये आ जाता है अपना पृथ्वी का उष्मा बजट। बाकी जो इसमें कुछ प्रश्न जो बचे हैं उनको प्रश्न यानी प्रश्नोत्तरी के माध्यम से अपने क्या है हल करेंगे। तो इसी के साथ मित्रों जय हिंद जय भारत।